आमतौर पे जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो मतलब हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही पुरानी धूल भरी किताबें। हाँ, बिल्कुल, धूल भरी किताबें, अनगिनत तारीखें जिन्हें याद करना लिटरली नामुमकिन सा लगता है, और कुछ टूटे-फूटे खंडर। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इतिहास की उस घिसी-पिटी छवि को पूरी तरह से मिटाने वाले हैं। बिल्कुल। जरा 600 सीई से 1200 सीई के बीच के दक्षिण भारत, विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र के एक दृश्य की कल्पना कीजिए। ये कोई शांतिपूर्ण उबाऊ दौर नहीं था। ये एक ऐसा समय था जहां वास्तुकला नवाचार यानी आर्किटेक्चरल इनोवेशन की एक अभूतपूर्व एक तरह की हथियारों की होड़ चल रही थी। एक आर्म्स रेस। हाँ, एक ऐसी आर्म्स रेस जिसने पहाड़ों को झुका दिया और पत्थरों में जान डाल दी। और दिलचस्प बात यह है कि इस होड़ में इस्तेमाल होने वाले हथियार कोई तलवारें या ढाल नहीं थे। इस होड़ के हथियार थे छैनियां, हथौड़े और विशालकाय पत्थर। आज हमारे इस गहराई से अध्ययन के लिए जो ढेरों नोट्स और रिसर्च हमारे सामने हैं, अगर उसे एक नाम दिया जाए तो वो होगा दक्कन के जीवंत पत्थर। जीवंत पत्थर, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है ना? हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और होयसल, इन 4 बेहद शक्तिशाली राजवंशों ने पूरे 600 सालों तक सत्ता और कूटनीति का एक ऐसा खेल खेला जिसके नतीजे में पत्थरों के ऐसे साम्राज्य खड़े हुए जो आज भी उनकी महत्वाकांक्षाओं की गवाही दे रहे हैं। तो चलिए इस पूरे खजाने को अनपैक करते हैं, क्योंकि मतलब जब मैंने इन नोट्स को पहली बार पढ़ा तो मेरा दिमाग हिल गया। मैं समझ सकती हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि ये भव्य मंदिर सिर्फ पूजा पाठ या आस्था के केंद्र रहे होंगे, लेकिन असल में ये इमारतें राजनीतिक ताकत का एक बहुत ही मुखर, बहुत ही आक्रामक प्रदर्शन थी। हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह से उस जमाने के बिलबोर्ड्स थे जो चीख चीख कर कह रहे थे, देखो हम कितने ताकतवर हैं। एकदम सही कहा आपने। अगर हम उस दौर के राजनीतिक नक्शे पर नजर डालें, जिसे हम थिएटर्स ऑफ पावर कह सकते हैं, तो ये पूरी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों या सीमाओं पर कब्जा करने की लड़ाई नहीं थी। ये मुख्य रूप से वातापी के चालुक्य राजवंश और कांचीपुरम के पल्लव राजवंश के बीच की एक ऐतिहासिक और सच कहूं तो खून खौला देने वाली दुश्मनी का मंच था। ये दुश्मनी मुझे पूरी तरह से एक प्राचीन गेम ऑफ थ्रोन्स की याद दिलाती है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही था। जहां शासक सिर्फ युद्ध के मैदान में ही एक दूसरे की सेनाओं को नहीं काट रहे थे, बल्कि वे भव्य और विशाल इमारतों का निर्माण करके भी एक दूसरे की नाक के नीचे अपना दबदबा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय थे। ये कोई आम राजा नहीं थे। इन्होंने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन के विजय रथ को रोक दिया था, और फिर उन्होंने दक्षिण की ओर मुड़कर पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम को भी करारी मात दी। और इतिहास गवाह है कि इतनी बड़ी हार का अपमान कोई भी राजवंश आसानी से नहीं भूलता। बिल्कुल नहीं। उस हार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही भयानक थी। महेंद्र वर्मन के बेटे पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन प्रथम ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने की कसम खाई। अच्छा। उसने न केवल पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ते हुए उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया और खुद को वातापी कोंडा की उपाधि दे दी। वातापी कोंडा? हाँ, वातापी कोंडा का मतलब है वातापी का विजेता। जरा सोचिए, अपने दुश्मन की राजधानी के नाम को अपनी उपाधि बना लेना। ये तो एक बेहद तीखा राजनीतिक संदेश था। बिल्कुल। रुको, यहीं पर मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। अगर आप अपने दुश्मन से इतनी नफरत करते हैं तो आमतौर पर आप क्या करेंगे? आप उनका शहर जला देंगे। हाँ, आप उनके शहरों को जला देंगे, उनके खजाने लूट लेंगे। क्या ये व्यक्तिगत और राजनीतिक दुश्मनी ही वो मुख्य ईंधन थी जिसने इतनी तेजी से इन भव्य मंदिरों और वास्तुकला के विकास को प्रेरित किया? मतलब गुस्से ने पत्थरों को आकार कैसे देना शुरू कर दिया? ये बहुत ही सटीक सवाल है, और इसका जवाब हमें वास्तुकला के विकास के पहले चरण में मिलता है। इस चरण को हम प्रयोग या एक्सपेरिमेंटेशन का दौर कह सकते हैं। ओके। देखिए, एक शहर को जलाना बहुत आसान है और उसे दोबारा बसाया भी जा सकता है, लेकिन अगर आप अपने दुश्मन के इलाके में या अपनी जीत की खुशी में एक ऐसा विशाल स्मारक खड़ा कर दें जो सदियों तक न गिरे, तो वो एक स्थायी बेइज्जती होगी। बिल्कुल, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध की एक बहुत बड़ी जीत होती है।
दोनों ही राजवंशों को दुनिया के सामने ये साबित करना था कि वे दूसरे से न सिर्फ सैन्य ताकत में बल्कि कला और धन दौलत में भी मीलों आगे हैं। समझ गया। और इसके लिए उन्होंने वास्तुकला के बिल्कुल नए समीकरणों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। और चालुक्यों के प्रयोग तो वाकई में हैरान करने वाले थे। हमारे रिसर्च नोट्स बताते हैं कि उन्होंने जो किया उसे वेसर समीकरण कहा जाता है। हाँ, वेसर। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। उन्होंने उत्तर भारत की नागर शैली, जिसमें मंदिरों के शिखर घुमावदार होते हैं, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसमें शिखर पिरामिड की तरह सीढ़ीदार होते हैं, इन दोनों को लिया और उन्हें मिलाकर एक बिल्कुल नई वेसर शैली का आविष्कार कर दिया। और ये कोई आसान काम नहीं था। दो पूरी तरह से अलग इंजीनियरिंग और डिजाइन फिलॉसफी को एक साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बिल्कुल। इस प्रयोग का सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें पत्तदकल में देखने को मिलता है। ये जगह इतनी महत्वपूर्ण है कि 1987 से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। वाह! वहां एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 मंदिरों का एक शानदार समूह है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक ही परिसर में 4 मंदिर ठेठ नागर शैली में बने हैं और 6 मंदिर द्रविड़ शैली में। मतलब वो एक तरह से शो ऑफ कर रहे थे। हाँ, वे दुनिया को दिखा रहे थे कि देखो, हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की वास्तुकला की दोनों महान परंपराओं पर पूरी पकड़ रखते हैं। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इन नोट्स में एक ऐसी बात है जिसने इतिहास को देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से पलट दिया। अच्छा, कौन सी बात? पत्तदकल की जो सबसे प्रमुख कृति है विरूपाक्ष मंदिर। इतिहास की किताबों में आमतौर पर हम यही पढ़ते हैं कि फलां राजा ने युद्ध जीता और अपनी शान बगारने के लिए एक बड़ा सा स्मारक बनवा दिया। आमतौर पर ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल अलग है। ये उत्कृष्ट और विशाल मंदिर किसी राजा ने नहीं बल्कि रानी लोकम महादेवी ने बनवाया था। बिल्कुल। और वो भी पल्लवों पर अपने पति की जीत का जश्न मनाने के लिए। ये तो गजब है। ये इस पूरे सफर का एक बहुत ही शानदार पहलू है। ये इस बात का ठोस प्रमाण है कि उस दौर में सत्ता, कूटनीति और वास्तुकला का ये खेल सिर्फ राजाओं या पुरुषों तक सीमित नहीं था। राजघराने की महिलाएं भी राजनीतिक संदेश देने में, खजाने का प्रबंधन करने में और कला को संरक्षण देने में समान रूप से ताकतवर थीं। रानी लोकमहादेवी ने न केवल इस मंदिर का निर्माण करवाया बल्कि वे पल्लव क्षेत्र से ही वहां के सबसे कुशल मूर्तिकारों को अपने साथ चालुक्य राजधानी लेकर आईं। अरे वाह! मतलब दुश्मन के बेस्ट टैलेंट को ही चुरा लिया। हाँ, ये एक तरह का कल्चरल डोमिनेशन यानी सांस्कृतिक वर्चस्व था। और जाहिर है, जब चालुक्य जमीन पर ये सब कर रहे थे तो कांची के पल्लव हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। बिल्कुल नहीं बैठे थे। पल्लवों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक अलग ही रास्ता चुना। उन्होंने समुद्र का रुख किया। नरसिम्हावर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम जैसे महान बंदरगाह शहर की स्थापना कर दी। और ये एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। पल्लव जानते थे कि समुद्र के रास्ते दुनिया भर के व्यापारी आते हैं। हाँ, ग्लोबल ट्रेड। महाबलीपुरम अचानक से समुद्री व्यापार और स्मारकीय कला दोनों का केंद्र बन गया। जब विदेशी व्यापारी अपने जहाजों से तट पर आते तो उन्हें पल्लवों की अथाह संपत्ति और वास्तुकला की महारत का पहला नजारा वहीं मिल जाता था। लेकिन एक बात बताइए, समुद्र के किनारे एकदम बीच पर इतने भारी भरकम मंदिर बनाना क्या इंजीनियरिंग के नजरिए से एक बुरा विचार नहीं है? बुरा विचार कैसे? मतलब खारा पानी, समुद्र की लहरें, तेज हवाएं, ये सब तो पत्थरों को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचा सकते हैं ना? ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है और पल्लव इंजीनियरों को भी ये पता था। लेकिन उनका आत्मविश्वास देखिए। नरसिम्हावर्मन प्रथम ने वहां 7 रथ मंदिर बनवाए। ये कोई ईंट पत्थर जोड़कर बनाई गई इमारतें नहीं थी। ये भगवान शिव को समर्पित एकाश्म यानी एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाए गए रॉक कट मंदिर थे। एक ही चट्टान से? हाँ। और फिर उनके बाद नरसिम्हावर्मन द्वितीय आए, जिन्होंने उस खारे पानी और लहरों की चुनौती को सीधे स्वीकार करते हुए समुद्र के ठीक सामने शोर मंदिर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने चुनौती को ही अपना लिया। बिल्कुल। ये एक संरचनात्मक चमत्कार था जिसने समुद्री तूफानों और सदियों की शरण को झेला है। कमाल है। तो ये वास्तुकला का पहला चरण था, प्रयोग और मिश्रण का दौर। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है।
हम वास्तुकला के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, जिसे हमारे नोट्स में एकाश्म भव्यता का युग या मोनोलिथिक स्केल कहा गया है। राजनीतिक परिदृश्य बदलता है। हाँ, दक्कन की राजनीति पलट जाती है। चालुक्यों का पतन होता है और दक्कन में एक नई बेहद आक्रामक ताकत का उदय होता है, राष्ट्रकूट राजवंश। बिल्कुल। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे, जिन्होंने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को सत्ता से उखाड़ फेंका था। अब राष्ट्रकूटों के सामने चुनौती ये थी कि वे चालुक्यों और पल्लवों से खुद को बेहतर कैसे साबित करें। सही बात है। इस वंश में अमोघ वर्ष जैसे कुछ बेहद दिलचस्प और विद्वान शासक भी हुए। अमोघ वर्ष ने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया, जैन धर्म अपनाया और कविराज मार्ग और प्रश्नोत्तर मल्लिका जैसी महान साहित्यिक रचनाएं लिखीं। तो वे एक स्कॉलर किंग यानी विद्वान राजा थे। हाँ, उन्होंने राज्य को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक गहराई दी। हाँ, अमोघ वर्ष ने साहित्य और संस्कृति का मंच तो तैयार कर दिया, लेकिन जब हम वास्तुकला के असली भौकाल की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का नाम सबसे ऊपर आता है, बिना किसी शक के। उनके नेतृत्व में वास्तुकला में जो हुआ वो इंसानी सोच से परे लगता है। अब बात ईंट दर ईंट जोड़ने या अलग अलग पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने की नहीं रह गई थी। अब वे लिटरली पूरे के पूरे पहाड़ को ही तराश रहे थे। आप एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक इंसान की जिद और इंजीनियरिंग के चरम की कहानी है। आप सोचिए, कोई भी सामान्य इमारत कैसे बनती है? जमीन से शुरू होती है। बिल्कुल। आप जमीन पर नींव खोदते हैं और फिर नीचे से ऊपर की ओर निर्माण करते हैं, बॉटम टू टॉप। लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण एक ही विशाल बेसाल्ट चट्टान को ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन काटकर किया गया था। रुको, ऊपर से नीचे। हाँ, ये तो आज के 3D प्रिंटिंग के बिल्कुल विपरीत रूप जैसा है, जैसे कोई रिवर्स 3D प्रिंटिंग कर रहा हो। ये एक बहुत अच्छी तुलना है। लेकिन ये मुमकिन कैसे है? एक मूर्तिकार एक विशाल पहाड़ के बिल्कुल ऊपर खड़ा है और नीचे की तरफ खुदाई कर रहा है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का क्या, और जो हजारों टन मलबा निकल रहा होगा उसे उन्होंने बिना मशीनों के कैसे हटाया? यही तो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है। उन्होंने पहाड़ के ऊपर से खाइयां खोदनी शुरू की। जैसे जैसे वे नीचे जाते गए, वे पत्थर को काटते हुए मंदिर के शिखर, फिर उसकी छत, फिर खंभे और अंत में जमीन तक पहुंचे। बाप रे! मलबे को हटाने के लिए सैकड़ों हाथियों और मजदूरों की एक पूरी फौज दिन रात काम करती थी। ये तो डरावना है। जरा सोचिए, अगर उस मूर्तिकार की छेनी से एक भी गलती हो जाती तो क्या होता? मान लीजिए वो मंदिर के बाहर खड़े हाथी की सूंड तराश रहा है और पत्थर का एक गलत कोना टूट जाता है। हाँ, तो उसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। बिल्कुल नहीं। आज के कंप्यूटर्स की तरह कोई अंडू बटन तो था नहीं उनके पास। पूरी की पूरी चट्टान, सालों की मेहनत, सब कुछ एक झटके में बेकार हो जाता। और आप उस स्थानिक जागरूकता या 3D स्पेस की उस समझ की कल्पना कीजिए जो उन शिल्पकारों के दिमाग में रही होगी। उनके पास कोई ऑटोकैड या ब्लूप्रिंट नहीं था। उन्हें पत्थर काटने से पहले ही अपने दिमाग में पूरा मंदिर, उसकी हर एक मूर्ति, हर एक खंबा साफ साफ दिख रहा था। ये काम इतना विशाल था कि इसे पूरा होने में पीढ़ियां लग गईं। मतलब जो शुरू करता था वो खत्म होते हुए नहीं देख पाता था। सही कहा। जो मूर्तिकार काम शुरू करता था वो उसे पूरा होते हुए नहीं देख पाता था। राष्ट्रकूटों का यह संदेश बहुत साफ था। हम इतने शक्तिशाली हैं कि हम पहाड़ों का आकार बदल सकते हैं, हम प्रकृति को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिना किसी आधुनिक लेजर, क्रेन या कंप्यूटर के उस युग का ये सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कारनामा है। बिल्कुल। लेकिन अब एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है। अगर आपने एक पूरा पहाड़ काटकर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बना दिया है, तो वास्तुकला की ये विकास यात्रा यहां से आगे कहां जाएगी? क्या आप 2 पहाड़ काटेंगे? नहीं, जब आप विशालता या स्केल की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं तो आप दिशा बदल देते हैं। दिशा बदल देते हैं। हाँ, और यहीं से हम इस होड़ के तीसरे चरण में आते हैं, सूक्ष्म नक्काशी और ज्यामिति, या जिसे हम ज्यूअल बॉक्स प्रिसिजन कह सकते हैं। ओके। राष्ट्रकूटों के बाद सत्ता का केंद्र फिर बदलता है और होयसल राजवंश का समय आता है। तो ये ऐसा है जैसे आप एक बहुत बड़ी और भव्य आईमैक्स स्क्रीन देखने के बाद अचानक से एक बेहद बारीक और जटिल स्विस घड़ी के पुर्जों को देखने लगे। ये बहुत ही सटीक एनोलॉजी है। राष्ट्रकूटों की पहाड़ काटने वाली कला आईमैक्स थी, जहां सब कुछ विशाल था, और होयसलों की सूक्ष्म कला वो स्विस घड़ी है जहां हर एक मिलीमीटर मायने रखता है। होयसल राजवंश की शुरुआत
कल्याणी चालुक्यों के सामंतों के रूप में हुई थी, है ना? सही कहा। इसके संस्थापक नृपकाम द्वितीय थे और उन्होंने अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बसाई, जिसे आज हम हालीबेडु के नाम से जानते हैं। जब होयसलों ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू की तो उन्होंने समझ लिया कि पहाड़ काटकर राष्ट्रकूटों को हराना मुमकिन नहीं है। हाँ, वो तो पीक था। इसलिए उन्होंने विशालता की जगह अचूक ज्यामिति और गणितीय विवरण को चुना। उन्होंने भूमिजा शैली को अपनाया। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। राष्ट्रकूट जिस बेसाल्ट और ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो तो बहुत कठोर होता है। बिल्कुल। अगर आपको स्विस घड़ी जैसी सटीकता चाहिए, मूर्तियों पर बारीक आभूषण उकेरने हैं, तो आप उस कठोर पत्थर पर यह कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। और यही होयसलों की सबसे बड़ी तकनीकी जीत थी। उन्होंने वास्तुकला का मटेरियल ही बदल दिया। विशाल कठोर चट्टानों की जगह उन्होंने नरम साबुन पत्थर, जिसे अंग्रेजी में सोपस्टोन या स्टीएटाइट कहते हैं, उसका उपयोग शुरू किया। साबुन पत्थर? लेकिन ये तो नाम से ही बहुत नाजुक लगता है। हाँ, क्या वे इस नाजुक पत्थर से 1000 साल तक टिकने वाले मंदिर बना सकते थे? ये प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान है। साबुन पत्थर की खासियत ये होती है कि जब इसे खदान से ताज़ा निकाला जाता है तो ये काफी नरम होता है। अच्छा। हाँ, मूर्तिकार इसे मक्खन या लकड़ी की तरह आसानी से छील और तराश सकते हैं। यही वजह है कि होयसल मंदिरों की मूर्तियों में आपको नर्तकियों के पहने हुए आभूषणों का एक एक मोती साफ दिखाई देता है। वाह। लेकिन इस पत्थर का जादू ये है कि समय के साथ हवा और धूप के संपर्क में आने पर ये ऑक्सीडाइज होकर बेसाल्ट जितना ही कठोर हो जाता है। ओह, कमाल है। मतलब उन्हें काम करने के लिए नरम कैनवस मिला जो बाद में खुद ब खुद लोहे जैसा सख्त हो गया। बिल्कुल। ये तो इंजीनियरिंग का मास्टर स्ट्रोक है। और उनकी बुद्धिमानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने मंदिरों के डिजाइन के लिए सितारे के आकार की ज्यामिति यानी द स्टेलेट प्लान का उपयोग किया। स्टेलेट प्लान। उनके मंदिर किसी आम वर्गाकार या चौकोर जमीन पर नहीं बने थे। वे कई कोनों वाले एक जटिल तारे के आकार के प्लेटफॉर्म पर बनाए गए थे। क्या ये सिर्फ ऊपर से देखने में सुंदर लगने के लिए किया गया था? नहीं, इसके पीछे शुद्ध ज्यामिति और प्रकाश का विज्ञान था। अच्छा। जरा सोचिए, एक चौकोर कमरे में सिर्फ 4 सपाट दीवारें होती हैं, लेकिन अगर आप उसी कमरे को 16 कोनों वाले तारे के आकार में बदल दें तो दीवारों की लंबाई और उनकी बाहरी सतह यानी सरफेस एरिया कई गुना बढ़ जाएगा। ओह, समझ गया। इस दांतेदार डिजाइन ने मूर्तिकारों को अपनी बारीक कलाकारी उकेरने के लिए बहुत अधिक जगह दे दी। और जब भारतीय उपमहाद्वीप का सूरज इन दांतेदार दीवारों पर पड़ता था तो पूरे दिन प्रकाश और छाया का एक ऐसा जादुई खेल बनता था कि मंदिर दिन के हर पहर में अलग दिखाई देता था। ये तो सच में किसी जीनियस का दिमाग है। ज्यामिति, कला और प्रकृति का ऐसा संगम। बिल्कुल। और इसके नतीजे हमें उनकी उत्कृष्ट कृतियों में आज भी दिखते हैं, जैसे कि राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनवाया गया चिन्नाकेशव मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। उसकी एक एक मूर्ति पर की गई नक्काशी आज भी लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देती है। और उसी टक्कर का है होयसलेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। इन मंदिरों की भव्यता, इनकी गणितीय सटीकता और इनके ऐतिहासिक महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे हाल ही में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। होयसलों ने साबित कर दिया कि सत्ता और कला को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा पहाड़ काटने की जरूरत नहीं है। कभी कभी एक सुई की नोक जितनी बारीक कला भी सदियों तक गूंजती है। तो अगर हम अपने इस पूरे सफर पर एक नजर डालें तो ये 600 साल की एक ऐसी कहानी है जो कभी थमी नहीं। चालुक्य शासकों से लेकर होयसल राजाओं तक। शुरुआत हुई प्रयोग से, जहां चालुक्यों और पल्लवों ने अलग अलग शैलियों को मिलाकर एक नई भाषा गढ़ी। फिर आया दूसरा चरण, एकाश्म भव्यता, जहां राष्ट्रकूटों ने विशालता को हथियार बनाया और गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए पूरे के पूरे पहाड़ों को मंदिरों में बदल दिया। और अंत में तीसरा चरण, सूक्ष्म नक्काशी। हाँ, जहां होयसलों ने वास्तुकला को गणितीय सटीकता और पत्थर में आभूषण जैसी बारीक कारीगरी के स्तर तक पहुंचा दिया। ये पूरी कहानी हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। इन शासकों के बीच सत्ता की बेतहाशा भूख थी, भयंकर युद्ध थे, एक दूसरे का खून बहाने की होड़ थी। बिल्कुल। लेकिन इसी होड़, इसी नफरत और इसी प्रतिद्वंदिता की आग से कुछ ऐसा निकल कर आया
जो उनके समय से बहुत आगे का था। और यही बात इस पूरी दास्तान का सबसे दिलचस्प पहलू है। इन राजवंशों ने वास्तुकला को केवल कला या धर्म के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे अमर होने के एक अचूक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। वे अच्छी तरह जानते थे कि आज जो साम्राज्य उनके पास है वो कल किसी और का होगा। सेनाएं हार जाएंगी, खजाने लूट जाएंगे। सच है। लेकिन उनके द्वारा उकेरे गए ये विशाल पत्थर, ये बारीक नक्काशी उनके राजनीतिक प्रभाव और उनके वजूद को सदियों तक जिंदा रखेगी। बिल्कुल। उन प्राचीन राजाओं ने शायद ये कड़वा सच स्वीकार कर लिया था कि इंसान फानी है। उनका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन पत्थर हमेशा रहते हैं। और वे पत्थर आज भी वहीं खड़े हैं, उन राजाओं की महत्वाकांक्षा की गवाही देते हुए। इसी से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार मेरे मन में आ रहा है, जो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ इस डीप डाइव पर चलने वाले सभी लोग सोचें। वो क्या? आज हम एक पूरी तरह से डिजिटल युग में जी रहे हैं। हमारी सबसे खूबसूरत तस्वीरें, हमारे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, हमारा पूरा इतिहास, हमारा पूरा जीवन एक अदृश्य क्लाउड पर सुरक्षित है। ये एक बहुत ही प्रासंगिक तुलना है। तो सवाल ये है कि हमारी ये आधुनिक सभ्यता ऐसी कौन सी ठोस चीज पीछे छोड़ रही है? अगर किसी वजह से दुनिया के सारे सर्वर क्रैश हो जाएं, या आज से ठीक 1000 साल बाद कोई भविष्य की सभ्यता हमारे बारे में खोजना चाहे, तो हमारे वजूद की गवाही देने के लिए कौन से जीवंत पत्थर मौजूद होंगे? ये डरावना भी है और सोचने लायक भी। क्या ये हमारा सारा डिजिटल डेटा समय की उस बेरहम कसौटी पर खरा उतरेगा, या हम उन प्राचीन राजाओं से भी पीछे रह जाएंगे जिन्होंने पत्थरों पर अपना नाम हमेशा के लिए उकेर दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।